हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं डिटेल्ड। तो आज हम देखते हैं उत्पादन विधि के बारे में उनके क्या विचार थे। तो आइए, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाए जाते हैं। वहाँ पे जुड़कर आप क्विज अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज उत्पादन विधि। तो ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन की भौतिकवादी व्याख्या में इन्होंने जो है अधोसंरचना के रूप में उत्पादन प्रणाली अर्थात उत्पादन विधि, मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा को रखा। इसी के आधार पर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास को समझने का जो है कार्ल मार्क्स प्रयास करते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं संगठन के तौर तरीकों को उत्पादन प्रणाली कहते हैं। तो उत्पादन और संगठन के तौर तरीके जो हैं, इसे इन्होंने उत्पादन प्रणाली कहा है। समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवादी का आधार जो है उत्पादन प्रणाली ही है, ऐसा मार्क्स का मानना है। इसी आधार पर सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैचारिक व्यवस्थाओं का निर्धारण जो है वह उत्पादन प्रणाली ही करती है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। तो मार्क्स कहते हैं जो सभी समाज अभी तक पाए गए हैं उनमें जो आधार है वह मुख्य रूप से उत्पादन प्रणाली है, अर्थात आर्थिक है। और जिस प्रकार से आर्थिक आधार रहेगा उसी प्रकार से सामाजिक, राजनैतिक और वैचारिक विचार भी निर्धारण होते हैं। किसी समाज के उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष होते हैं, एक उत्पादन शक्तियाँ, दूसरा उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्तियाँ मनुष्य की प्रकृति पर नियंत्रण की क्षमता को परिलक्षित करती हैं, जिसके अंतर्गत कच्चा माल, उत्पादन के साधन, कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए प्रयोग की जाने वाले उपकरण एवं मशीन आते हैं। यह हो गया उत्पादन शक्तियाँ। वहीं श्रम शक्ति, कार्य या मानवीय क्षमता भी सम्मिलित किया जाता है उत्पादन शक्तियों में, जिसके माध्यम से मनुष्य प्रकृति का दोहन कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इन्होंने कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने के लिए मशीन एवं उपकरण, कच्चे माल और श्रम शक्ति को एक संगठित करके उत्पादन की शक्तियाँ के रूप में परिलक्षित किया है, जो कि उत्पादन शक्तियों के रूप में देखे जाते हैं। और इन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल शक्तियों के बीच निर्मित संबंध जो होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं और मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र होते हैं, इन संबंधों को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं वंचितता के आधार पर निर्मित संबंध होते। तो हम यह कहते हैं कि उत्पादन शक्तियों के सापेक्ष ही होते हैं उत्पादन प्रक्रियाएं, जिनका संबंध व्यक्तियों के बीच जो निर्मित संबंध होते हैं वह होते हैं। जैसे उत्पादन साधनों पे स्वामित्व और वंचिता पे, स्वामी का उत्पादन के साधन पर स्वामित्व होता है और वंचित होता है दास वर्ग। यह दास युग में था। वहीं सामंत युग में सामंत अर्थात भूपति और किसानों के बीच था। जहाँ भूपति के पास भूमि थी वहीं किसान भूमि से वंचित थे, अर्थात उत्पादन के साधनों से वंचित थे, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से कृषि था। कृषि तो भूमि पे होती है, इसलिए भूमि की बात की है। वहीं पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति के पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व था और मजदूर साधनों के स्वामित्व से वंचित थे। तो जो है इनके बीच एक परस्पर संबंध के रूप में देखा जाता है। अपने विचारों के द्वंद्ववादी दर्शन के आधार पर इन्होंने मार्क्स की मान्यता यह रही है कि उत्पादन की शक्तियाँ कभी भी स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि तकनीक के विकास के कारण निरंतर बदलती रहती हैं, और जिस कारण से उत्पादन संबंधों के साथ तनाव भी बढ़ता रहता है, जिसकी अभिव्यक्ति पुराने उत्पादन संबंधों में वर्ग संघर्ष के रूप में देखी जाती है। जब भी उत्पादन शक्तियाँ अपने में विकास के चरम पर पहुंच जाती हैं, तब पुराने उत्पादन के संबंधों के साथ इनका सामंजस्य समाप्त हो जाता है। फलतः नए उत्पादन संबंध अस्तित्व में आते हैं।
और उसी के अनुरूप अधिसंरचना के अन्य तत्व भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा पहले जो उत्पादन के साधन संबंध होते थे, जैसे दास युग में मालिक और दास का, सामंत युग में सामंत और कृषक का, तो उत्पादन के साधनों के परिवर्तन होने के साथ साथ इनके बीच के संबंधों में भी परिवर्तन होने लगा, जो आज पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के रूप में देखा जाता है। और उसी के आधार पर जो है अधिसंरचना, विचारधारा, धार्मिक आदि में परिवर्तन आता है, इनका कहना है। यूरोपीय इतिहास में अपने भौतिकवादी विश्लेषण में मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के 3 स्वरूपों की चर्चा की है: प्राचीन उत्पादन प्रणाली, सामंतवादी उत्पादन प्रणाली और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। तो प्राचीन उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने दास और मालिक की बात करी है, सामंत के अंतर्गत इन्होंने सामंत और भूमिहीन किसानों की बात की है, और पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक उत्पादन प्रणाली की चर्चा की है जिसे हम एशियाई उत्पादन प्रणाली के रूप में जानते हैं। एशियाई उत्पादन प्रणाली जो है ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशियाई उत्पादन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है, इस पर सामुदायिक स्वामित्व है, कमजोर राज्य, रूढ़िवादी एवं स्थिर उत्पादन प्रणाली, अतिरिक्त उत्पादन का अभाव, बुर्जुआ वर्ग का अभाव आदि का उल्लेख इन्होंने किया है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने भारत का और चीन का उदाहरण दिया है। आगे मार्क्स ने यूरोपीय इतिहास के विकास के क्रम में सर्वप्रथम आदिम साम्यवादी समाज की स्थापना की, जहां उत्पादन की शैलियां अविकसित थी, जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन होता था और निजी संपत्ति वर्ग शोषण का अभाव था। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्स ने किस समाज में निजी संपत्ति वर्ग एवं शोषण के अभाव की चर्चा की है। इसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने कहा तकनीकी विकास के साथ साथ नई उत्पादन प्रणाली, प्राचीन उत्पादन प्रणाली अस्तित्व में आई, जिसमें अतिरिक्त उत्पादन के साथ उत्पादन संबंध के स्वरूप में दास प्रथा का उद्भव हुआ। पुनः उत्पादन के शक्तियों का एवं विकास के साथ साथ व्यापक कृषि कार्य संभव हो गया और सामंतवादी उत्पादन प्रणाली अस्तित्व में आई। इस अवस्था में कृषि भूमि उत्पादन के प्रमुख साधन थे। तो सामंत युग में जो कृषि भूमि थे उत्पादन के प्रमुख साधन थे, जिन पे सामंतों का अधिकार था। उत्पादन के संबंध के रूप में सामंत और अर्धदास किसान के बीच पारस्परिक संबंधों का उद्भव हुआ। पुनः मशीनों के आविष्कार के साथ साथ उत्पादन के साधनों के स्वरूपों में कारखाना प्रणाली का विकास हुआ और कारखाना प्रणाली के साथ ही उत्पादन के संबंध भी परिवर्तित हुए, जिसे हम पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संबंध के रूप में देख सकते हैं। इसी को इन्होंने पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली कहा। मार्क्स का मानना था कि इतिहास के उद्भव के क्रम में यह अवस्था जो है अस्थायी नहीं है, अर्थात जो पूंजीपति अवस्था है यह अस्थायी नहीं है। इस समय में भी उत्पादन की शक्तियों में होने वाला निरंतर विकास पुराने उत्पादन संबंधों अर्थात पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच जो संबंध है उसे तोड़कर नए उत्पादन संबंधों की रचना करेगा, जिससे मार्क्स ने साम्यवाद की अवस्था कहा है। तो मार्क्स ने जो बताया कि साम्यवादी जो है वह समाज की चरम अवस्था अर्थात अंतिम अवस्था होगी। इस अवस्था में आदिम साम्यवाद की तरह ही सभी भौतिक साधनों पर संपूर्ण समाज का अस्तित्व होगा। फलतः सहयोगी उत्पादन संबंधों में संयुक्त होकर मनुष्य की प्रकृति का दोहन करेगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इन्होंने कहा साम्यवादी जो समाज या उत्पादन प्रणाली आएगी उसमें जो है स्वामित्व संपूर्ण समाज का होगा। तो इसकी आलोचना भी हुई है। प्रमुख आलोचनाएं देख लेते हैं क्या क्या हुई है। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांतों में उत्पादन प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन को प्रमुख और एकल प्रेरक तत्व या समाज का आधार मान लेना ही जो है उनकी वैचारिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि धर्म, शिक्षा, राज्य आदि भी जो है समाज में देखे जाते हैं जो कि परिवर्तन के कारण होते हैं। तो धर्म की बात मैक्स वेबर, शिक्षा की बात डेनियल बेल और राज्य की बात गुन्नार मिल्डर आदि भी करते हैं। इन्होंने कहा ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था एवं समाज सभी पक्षों को प्रभावित करके सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की यह धारणा
न केवल व्यवहारिक रूप से गलत है या अवैज्ञानिक है, बल्कि पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। अल्थ्यूजर ने कहा कि जो मार्क्स ने अपना आर्थिक निर्धारणवाद अर्थात आर्थिक को ही एक पक्ष रखकर परिवर्तन की बात कही है, वह व्यवहारिक रूप एवं वैज्ञानिक रूप से दोनों तरह से गलत है। आगे मार्क्स ने मानव समाज के उत्पादन प्रणाली के विकास या अर्थव्यवस्था के विकास के विश्लेषण में अंतर विरोध अर्थात द्वंद्व के नियम अर्थात लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन पर आधारित किया है और बताया कि समाज उत्पादन प्रणाली में अंतर विरोध निहित है, जिसकी परिणति अर्थात जिसका परिणाम संघर्ष के रूप में होता है। परंतु आलोचकों का कहना है कि किसी भी समाज के आर्थिक विकास की प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व सहयोग होता है, जिसकी मार्क्स ने अपने विश्लेषण में उपेक्षा की है। आगे क्या है, मार्क्स ने इतिहास के उद्भव के क्रम में साम्यवादी अवस्था को अंतिम अवस्था माना है। वहाँ पर जो है सामूहिक स्वामित्व और सहयोगी संबंध वाले उत्पादन प्रणाली की इन्होंने चर्चा की है। लेकिन रूस, चीन, वर्तमान समाजवादी देशों के व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर यह असत्य सिद्ध किया जा सकता है कि जो मार्क्स की कल्पना थी वह बिल्कुल गलत थी कि सभी का स्वामित्व होगा। फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री में कहा है कि आज का इतिहास का अंत हो गया है और पूंजीवादी व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प के रूप में उपलब्ध रही है। आज इतिहास का अंत हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प के रूप में रही है। तो मार्क्स रूस, चीन जो है साम्यवादी अर्थात समाजवादी उस पे चलते थे, लेकिन वहाँ पर भी देखने को क्या मिलता है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसी विशेष वर्ग का ही है। तो इस कारण जो है उनकी जो कल्पना थी कि साम्यवादी समाजों में सामूहिक स्वामित्व होगा, वह गलत साबित होता है। अगला है मार्क्स के द्वारा परंतु एशियाई उत्पादन प्रणाली का विचार न केवल यूरोप केंद्रित है, अपितु तथ्य रहित है, जो एशिया के बारे में अपरिवर्तनशीलता की धारणा को प्रकट नहीं करता है, जिसकी इतिहास में पुष्टि नहीं होती है। कैथलीन गफ ने भारत को अपने अध्ययन में एशियाई उत्पादन प्रणाली का परीक्षण करके मार्क्स के विचारों का खंडन किया है। तो जो एशियाई उत्पादन प्रणाली में मार्क्स का विचार था, उसका खंडन कैथलीन गफ ने भारत के अध्ययन करके कहा कि भारत में भी परिवर्तन हुआ है। भारत भी आज के समय में पूंजीवादी देशों की तरफ पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी मार्क्स के जो विचार में कमियां रही हैं, उनके बावजूद भी मार्क्स की जो अवधारणा है उसकी महत्वता समाज में देखी जाती है। सर्वप्रथम मार्क्स ने जो है पहली बार हीगल के विपरीत स्थापित किया कि सामाजिक संबंध के स्वरूपों को जो मानव मन की प्रगति के संदर्भ में न समझकर बल्कि भौतिक परिस्थितियों में ढूंढी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इनका कथन संबंध सही है, क्योंकि जो हीगल थे उन लोगों का मानना था, इस हीगल से पहले दार्शनिक जो थे, कि मानव मस्तिष्क के कारण ही सामाजिक संबंध बनते थे। लेकिन मार्क्स ने कहा है कि भौतिक परिस्थितियों के कारण मानव का संबंध होता है। आज भी देखा जाता है जिसके प्रति उपयोगिता हो रही है अर्थात जिससे उसे लाभ प्राप्ति हो रही, व्यक्ति उसी से संबंध रखता है। समाजशास्त्री विश्लेषण के क्षेत्र में मार्क्स का यह प्रमुख योगदान रहा है। मार्क्स उत्पादन प्रणाली की अधोसंरचना के रूप में यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनकी पूर्णतया देखने का प्रयास किया है, जिसमें आगामी समाजशास्त्री विश्लेषण हेतु एक आधार प्रदान किया है। तो मार्क्स ने जो आने वाले समाजशास्त्री थे उनके लिए एक आधार का कार्य किया अपने सिद्धांत के आधार पर। और मार्क्स ने किसी समाज के उत्पादन प्रणाली अर्थव्यवस्था में व्याप्त अंतर विरोधों को उजागर करके न केवल समाज को समझने हेतु विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान की है, बल्कि नीति निर्माताओं को दिशा निर्देश भी दिया है कि वे इन कमियों को दूर करें और एक आदर्श समाज की रचना कर सके। अर्थात जो असमानताओं के कारण अंतर विरोध होता है उन कमियों की उजागर मार्क्स ने किया है, और जो आने वाले भविष्य में नीति निर्माता हैं उनको कहा यह दिशा देने का प्रयास किया कि वह इन कमियों को दूर करके एक आदर्श समाज की रचना कर सकते हैं।
तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कमियों के बावजूद भी मानव समाज के विकास एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं मार्क्स। इनका जो दृष्टिकोण सम्मिलित करके समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक व्यवस्थित पद्धति, तो इनके जो आर्थिक दृष्टिकोण है, इनमें अन्य दृष्टिकोण को अगर सम्मिलित करके एक अध्ययन की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की जा सकती है। इसके बाद करते हैं मार्क्स वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवादी पूरक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है और इनको उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर विरोधों की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं वंचितता के आधार पर मानव समाज में परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्ग विभक्त रहा है हमेशा। एक उत्पादन के साधन का स्वामी वर्ग और एक वंचित वर्ग। जो स्वामी वर्ग होता है वह सदैव वंचित वर्ग का शोषण किए जाता रहा है और इस शोषण वर्ग को लेकर दोनों वर्गों में परस्पर संघर्षरत रहे हैं। तो मार्क्स का प्रत्येक जो समाज है उसमें जो है स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग हैं उत्पादन के साधनों पर। तो स्वामी वर्ग जो है वह वंचित वर्ग का शोषण सदैव से किए जा रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच परस्पर की स्थिति देखने को हमेशा से मिलती है। इन्होंने संघर्ष की प्रक्रिया को दास युग में दास एवं मालिक के बीच, सामंत युग में सामंत एवं अर्ध किसान के बीच और पूंजीवादी युग में पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच चली आ रही है, ऐसा कहते हैं कि जब अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो यह कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मार्क्स ने कहा है कि अब तक के ज्ञात समाज या जो भी समाज है, मानव समाज का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उसके बाद मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष के लिए संपत्ति अर्थात निजी संपत्ति के अधिकार एवं इसमें निहित शोषण को उत्तरदायी ठहराते हुए यह कहा कि इतिहास की जो पूर्व अवस्था थी, आदिम साम्यवाद में उत्पादन शक्तियां सरल थी और इस समय केवल जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन होता था। निजी स्वामित्व का अभाव था, फलतः न वर्ग थे, न शोषण था, न ही वर्ग संघर्ष था। इन्होंने कहा जो इतिहास के पूर्व की अवस्था थी अर्थात सबसे पहले की अवस्था आदिम अवस्था थी, उसमें न तो वर्ग था, न शोषण था, न ही वर्ग संघर्ष था, क्योंकि इसमें निजी संपत्ति का वो अभाव था। वहाँ पे सिर्फ जीवन के लिए अर्थात केवल पेट भरने के लिए उत्पादन किया जाता था। परंतु उत्पादन शक्तियों में विकास के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन का संभव हुआ और निजी संपत्ति की अवधारणा सामने आई। फलतः समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो समूहों में विभक्त हो गए, दास एवं मालिक वर्ग और वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष का इतिहास आरंभ हुआ। पुनः उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ सामंत युग में पूंजीवादी युग के रूप में विकसित हुए और फिर वर्ग शोषण एवं वर्ग संघर्ष बना रहा, क्योंकि युगों में परिवर्तन के बावजूद जो है निजी संपत्ति का अस्तित्व विद्यमान था, इस कारण वर्ग संघर्ष होता था। मार्क्स का मानना था कि जो निजी संपत्ति का अधिकार के कारण पूंजीवादी युग में समाज जो परस्पर हितों वाले दो वर्गों में विभक्त है, पहला पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों कारखाना आदि का स्वामी वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों से वंचित वर्ग, जो कि पूंजीपतियों को लाभ श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य के शोषण पर निर्भर करता है। अब यह अतिरिक्त मूल्य होता क्या है उसको हम जानते हैं। देखिए एक फैक्ट्री मालिक है, फैक्ट्री मालिक है या मजदूर लोग हो गए। इन्होंने कारखाना में एक वस्तु बनाई, वस्तु बनाने में लागत कितना आया, 12 रुपये। वस्तु बनाने में लागत मान लीजिए 12 रुपये है और वस्तु वह बाजार में बिकती कितनी की है, 50 रुपये की। तो 12 में से 50 अगर हम घटा दें तो जो 38 रुपये आ गए हैं, लाभ जो हुआ है, इसी को मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्यों पर जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है। अतिरिक्त मूल्य पे जो स्वामी होता है, पूंजीपति होता है, वह
ले लेता है, जिस कारण श्रमिकों का शोषण होता है। तो ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो समझ गए ना आपकी अतिरिक्त मूल्य होता क्या है। अतः पूंजी पतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है और इस शोषण को दोनों लोगों को परस्पर संघर्षरत रहते हैं। मार्क्स कहते हैं जब वह मजदूर वही वस्तु 12 रुपए में तैयार करता है और उसे वही वस्तु उसे खरीदना है तो वह मार्केट से 50 रुपए लेता है, तो उसके अंदर यह भावना आती है कि हमने इस वस्तु को सिर्फ इतने में तैयार किया और यह हमें 50 रुपए में मिल रहा है। मतलब जो मोटी कमाई हो रही है वह स्वामी लोगों की वर्ग हो रही, उसके अंतर्गत सापेक्ष वंचना की भावना आती है, कमी की भावना आती है कि उसका जो खुद वस्तु का जो उत्पादन कर रहा है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। परंतु इतिहास के उद्विकास के क्रम में पूंजीवादी समाज की अवस्था अस्थायी नहीं, क्योंकि इसमें अंतर्विरोध है जिस कारण विनाश के बीच भी है, इस सामाजिक अवस्था में निहित है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था विकास के साथ पूंजी का केंद्रीकरण होगा और श्रमिकों का आकार बढ़ता जाएगा। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे पूंजीवादी का विकास होगा, पूंजी का एक केंद्रीकरण होगा अर्थात कुछ लोगों के हाथों में होगा, उसी के साथ साथ श्रमिकों की भी संख्या बढ़ती जाएगी अर्थात सर्वहाराकरण। तत्पश्चात श्रमिक वर्ग में अपने शोषण के बारे में स्वयं में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ और स्वयं के लिए क्लास फॉर इटसेल्फ के रूप में जो है वर्ग चेतना का विकास होगा। पहले उसे स्वयं में चेतना होगी, उसके बाद पूरे वर्ग को एक साथ वर्ग के लिए चेतना होगी, जिसके विकास से श्रमिकों का एक वर्ग एक संगठित होकर एक क्रांति करेगा, जिसे हम सर्वहारा क्रांति के नाम से जानते हैं मार्क्स के शब्दों में, और उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार कर लेगा। मार्क्स की कल्पना है कि जब वर्ग चेतना आएगी तब वह संगठित होकर क्रांति करेगा और जिसके माध्यम से उत्पादन के सभी साधनों पर अपना स्वामित्व कर लेगा अर्थात उस संगठन या समुदाय का स्वामित्व हो जाएगा, जिससे मानव समाज और इतिहास अपने उद्विकास क्रम में सर्वहारा के अधिनायकत्व अर्थात सर्वहारा के प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा और समकालीन संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरते हुए यह एक नए युग में प्रवेश करेगा, जिसे मार्क्स ने साम्यवाद कहा अर्थात उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। चूंकि इस अवस्था में निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा और यहाँ फलतः न वर्ग होगा, न वर्ग शोषण होगा, न ही वर्ग संघर्ष होगा। इस युग को इन्होंने आदिम साम्य युग के साथ तुलना भी की है। आगे कहते हैं मार्क्स के अनुसार ही यही अवस्था मानव समाज के इतिहास की अंतिम अवस्था होगी। तो मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था को मानव इतिहास की अंतिम अवस्था माना है। देखते हैं वर्ग संघर्ष में इनके आलोचनात्मक क्या विचार है। मार्क्स के उपरोक्त सिद्धांत के कई अवधारणाओं पर आलोचना की गई है। जैसे आलोचकों का कहना है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की व्याख्या में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का विश्लेषण केवल आर्थिक आधार पर किया है और संघर्ष के अन्य स्वरूप जैसे जातीय संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, संस्कृति संघर्ष, जिनका कारण अर्थव्यवस्था न होकर सामाजिक परिस्थितियां आदि उपेक्षा होती हैं, इनकी उपेक्षा मार्क्स करते हैं। मार्क्स ने केवल वर्ग संघर्ष को आर्थिक आधार बताया, लेकिन अन्य भी कई कारण से वर्ग संघर्ष होता है। आगे मार्क्स का कहना है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है या सही नहीं है, क्योंकि इतिहास के प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध जैसे संघर्ष दो वर्गों के मध्य नहीं, वर्गन दो विरोधी राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को दर्शाते हैं। मानव समाज में न केवल वर्ग संघर्ष एवं तनाव ही नहीं बल्कि वर्ग सहयोग भी विद्यमान होता है, जिसकी इन्होंने पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। मानव समाज की प्रगति हेतु अधिक अनिवार्य क्या है? सहयोग। अन्य क्या? जो समाजशास्त्री उन्होंने सहयोग को अधिक महत्व प्रदान किया है, जिसकी मार्क्स ने एकदम से उपेक्षा कर दी है।
उसके बाद मार्क्स ने अपने विश्लेषण में संघर्ष एवं तनाव को केंद्र में रखकर समाज विकास एवं प्रगति में सहयोग एवं सामंजस्य की भूमिका की उपेक्षा की है। तो मार्क्स ने संघर्ष एवं तनाव अर्थात केवल कहा है कि क्रांति के माध्यम से ही परिवर्तन आएगा, लेकिन इन्होंने प्रगति के रूप की उपेक्षा की है, जिसमें सहयोग और सामंजस्य की भूमिका से जो है विकास होगा। इसके उदाहरण के स्वरूप में हम भारतीय समाज को देख सकते हैं कि भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष न होकर सहयोग एवं सामंजस्य के तहत आज विकास या प्रगति हुआ है। इसके बाद आते हैं मार्क्स। मार्क्स ने मानव समाज के इतिहास को दो वर्गों के अस्तित्व पर विशेष बल दिया है और अन्य वर्गों की उपेक्षा की है। समाज का सबसे बड़ा भाग क्या था? मध्यम वर्ग था और सामाजिक विकास में इसकी निर्णायक भूमिका रही है। मध्यकालीन यूरोप में बुर्जुआ वर्ग आधुनिक समाज के मध्यम वर्ग के समान थे। उसके बाद मार्क्स की यह धारणा कि पूंजीवाद के विकास के साथ श्रमिकों की स्थिति निरंतर बिगड़ती जाएगी या और साम्यवादी क्रांति होगी, यह साबित नहीं होती है। गोल्डथ्रॉप ने अपने इंग्लैंड के अध्ययन में बताया कि पूंजीवाद विकास के साथ श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है, मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है और बुर्जुआकरण की प्रक्रिया ने वर्ग ध्रुवीकरण एवं क्रांति की भावना को धूमिल कर दिया है। तो गोल्डनथ्रोप ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि जो श्रमिक वर्ग हैं, जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज वह निम्न सर्वहारा वर्ग से ऊपर उठकर बुर्जुआ वर्ग में शामिल हो गए। तो उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित करती हैं मार्क्स के विचारों में निहित कुछ एक कमियां उजागर की जा सकती हैं। इसके बावजूद मार्क्स के यह सिद्धांत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने यह सिद्धांत समाज में विद्यमान शोषण, अन्याय और इससे उत्पन्न संघर्ष की प्रक्रियाओं के विश्लेषण हेतु एक वैचारिक उपकरण प्रदान किया है और यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया में आर्थिक पक्षों की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो मार्क्स ने समाज में व्याप्त जो शोषण और अन्याय थे उन्हें उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी है और एक वैचारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है आगे अध्ययन के लिए। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के नकारात्मक पक्षों को दूर करने के लिए सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को समझाते हैं और सामाजिक परिवर्तन एक दिशा देने हेतु एक अभिप्रेरक और विचारधारा के रूप में इनका जो है विचार या सिद्धांत कार्य करता है। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जाता है कि वर्ग संघर्ष संबंधी विचार में कई कमियां होने के बावजूद इनका यथार्थ विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण योगदान है। शायद इसीलिए जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों ने नव मार्क्सवादी जैसे अल्थ्यूजर, हैबरमास, जेम्सन आदि ने इसमें संशोधन करके इसके द्वारा आधुनिक समाज को देखने का प्रयास किया है। अर्थात जो नव मार्क्सवादी हैं, इन्होंने आर्थिक के साथ साथ अन्य कारकों का भी उसे में जोड़कर जो है समाज के परिवर्तन का अध्ययन किया है। वर्ग संघर्ष के समकालीन संदर्भ अर्थात वर्तमान समय में वर्ग संघर्ष की किस तरह से देखा जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन एवं साम्यवादी देशों में पूंजीवादी प्रवृत्ति की ओर तरह रुझान ने मार्क्स के विचारों के समकालीन समाज की प्रासंगिकता के संदर्भ में बहस का विषय बना दिया है। इस संदर्भ में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष संबंधी विचारों को वर्तमान समाज में परीक्षणोपरांत निम्न दृष्टिगत रूप होते हैं। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष में क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। मान्यता थी कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहे हैं, लेकिन समकालीन समाज जो वर्तमान समाज है इसमें यह पूरी तरह लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समाज एक तरह से निगम पूंजीवाद अर्थात कारपोरेट कैपिटलिज्म के रूप में वर्ग सहयोग दिखाई पड़ता है, जिसकी अवहेलना मार्क्स ने की है। जहां उत्पादन की प्रक्रिया में सभी लोग या सभी वर्गों द्वारा मिलकर संगठन के लक्ष्यों को पाने का प्रयास किया जा रहा है और श्रमिक वर्ग भी शेयर धारक के रूप में कंपनी के मालिक या हिस्सेदार है। दूसरी तरह समकालीन समाज में वर्ग संघर्ष भी केवल आर्थिक न होकर कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे तमिल सिंघली, नागा कुर्किसिया, सुन्नी राजस्थान में गुर्जर और मीणा जाति संघर्ष आदि समाजों में दिखाई दिया जाता
है। ये ये संघर्ष जो है वर्ग संघर्ष न होकर अन्य स्वार्थों पर आधारित संघर्ष के रूप में देखे जा सकते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष के कारण संपत्ति संबंध में निहित शोषण को बताया है, जबकि समकालीन समाज में जो है संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सत्ता के लिए लड़ाई जो है प्रमुख कारण हो सकती है। सत्ता कई तरीके से हो सकती है। आय के आधार पर सत्ता, संपत्ति के आधार पर सत्ता, राजनीतिक शक्ति के आधार पर सत्ता और सामाजिक सत्ता के आधार पर संघर्ष को देखा जा सकता है। होर्खहाइमर का मानना है कि मार्क्स द्वारा शोषण एवं मुक्ति को केवल आर्थिक तत्वों के आधार पर देखना उचित नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने अब तक जो शोषण के आधार देखा था वह केवल आर्थिक आधार पर देखा था, लेकिन यह गलत है, क्योंकि सामाजिक संबंधों में धर्म, जाति, प्रजाति, अन्य आधारों पर भी शोषण हुए हैं या शोषण विद्यमान है। मार्क्स के जैसे भारतीय समाज में जातीय आधार और धार्मिक आधार पर शोषण देखा जाता था, वहीं अमेरिकी समाज में काले गोरों अर्थात प्रजातीय आधार पर यूरोपीय समाजों में शोषण देखने को मिलता था। मार्क्स की मान्यता है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है, आज भी प्रेरक शक्ति है और आज भी पूरी तरह प्रासंगिक नहीं है। आज विज्ञानवाद, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसी विचारधाराएं हैं जो मानव समाज के सभी पक्षों को बदल रही है। तो केवल वर्ग संघर्ष के कारण सामाजिक परिवर्तन प्रेरक शक्ति है, यह पूरी तरह आज के वर्तमान समय में अप्रासंगिक है। इनके अलावा विज्ञानवाद अर्थात विज्ञान के साथ प्रगति के साथ मानव विचारधारा में परिवर्तन, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसी विचारधाराएं भी समाज में परिवर्तन का कारण बन रही हैं। वहीं समकालीन भारतीय समाज में जातीय समानता, महिला सशक्तिकरण, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे तत्व इसी के परिणाम हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति भी आज सामाजिक परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। भारतीय समाज में विभिन्न संस्थाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तन, समलैंगिक विवाह, सहजीवन आदि की चर्चाएं भी इसको दर्शाती हैं। आज राज्य का जो है प्रयास सामाजिक आंदोलनों द्वारा भी व्यापक रूप से परिवर्तन, एक राज्य के प्रयास और सामाजिक आंदोलन, राज्य कई तरह की योजनाएं लाकर सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है और कई तरह की सामाजिक आंदोलन अर्थात अपने हक की मांग के लिए सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, उस रूप में भी परिवर्तन आ रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, वैधानिक प्रयास, पंचायती आदि राज्य के प्रयासों में होने वाले परिवर्तन तथा वंदना शिवा, शरण पाटिल, शरद जोशी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे आदि ने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से परिवर्तन करने का में सफलता पाई है। तो जो इन्होंने है वंदना शिवा, इन्होंने महिला से संबंधित, शरद जोशी, मेधा पाटकर, ये सब पर्यावरण, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ये सब जो है इन्होंने सामाजिक आंदोलन करके समाज में परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। अगला है मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष चरम परिणत वर्ग ध्रुवीकरण, सर्वहारा एवं क्रांति है, जबकि वर्ग समाज के मध्यम वर्ग में बढ़ता हुआ आकार बुर्जुआकरण मार्क्स के इस विचारों को गलत साबित करता है। तो आज वर्तमान समाज में जो है मजदूर वर्ग संघर्ष की ओर न बढ़कर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण वह मध्यम वर्ग में बढ़ता आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ ही उसका बुर्जुआकरण अर्थात मध्यम वर्ग में शामिल होते जा रहे हैं। हेबरमास का मानना है कि आज विकसित देशों में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, भारत जैसे देशों में भी यह प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समाज में साम्यवादी क्रांति की संभावना को एकदम से धूमिल या खत्म कर दिया है। मान्यता यह है कि साम्यवादी क्रांति शोषण एवं वर्ग संघर्ष का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करेगी। राज्य विहीन, वर्गहीन, शोषण विहीन इतिहास की अंतिम अवस्था होगी। परंतु फ्रांसीसी फुकुयामा उत्तर आधुनिक विचारकों में सोवियत संघ और चीन का उदाहरण देते हुए ये बता चुके हैं कि उदारवादी पूंजीवाद इतिहास का अंत माना जा रहा है। साम्यवादी समाज होने की कोई जो है
एक काल्पनिक अवधारणा के रूप में आज के समय में साबित हो रही है। उदार पूंजीवाद अर्थात कल्याणकारी पूंजीवाद के रूप में भी इसे कहा जा सकता है। तो उपरोक्त वर्ग संघर्ष सिद्धांत को एक पक्ष को दर्शाते हैं। केवल इस आधार पर सिद्धांत के समकालीन महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता, अर्थात दूसरा पक्ष भी है कि आज भी इसकी प्रासंगिकता को दर्शाया जा सकता है। आज भी असमानता एवं शोषण की स्थिति समाज का प्रमुख लक्षण बनी हुई है। यूरोप और लैटिन अमेरिकी जैसे समाजों, क्यूबा, वेनेजुएला, चिली आदि समाजों में जो है आर्थिक विषमता के विरुद्ध संघर्षों में वृद्धि हो रही है। भारत विकासशील समाजों में नई आर्थिक नीतियां आर्थिक विषमता को बढ़ाकर कई स्वरूपों में वर्ग संघर्ष को जन्म दे रही हैं। रूप यहाँ पे जो है वर्तमान समय में जो वर्ग संघर्ष है उसकी जो है स्वरूप जो है परिवर्तन हो चुका है, लेकिन वर्ग संघर्ष आज भी है। आज माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स वार ग्रुप या बिहार में ये सब असमानता एवं शोषण के कारण बनी हुई पार्टियां हैं जो संघर्ष में निरंतर शामिल हैं। जाति संघर्ष के पीछे आर्थिक विषमता एवं गरीबी प्रमुख कारक के रूप में क्रियाशील है। अन्य तथ्यों के साथ संयुक्त होकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जैसे वैश्विक आतंकवाद, नेपाल में होने वाले माओवादी संघर्ष या अन्य क्षेत्रीय आंदोलनों के मूल में आर्थिक पिछड़ेपन, अन्याय, शोषण आदि जैसे प्रमुख तत्व विद्यमान हैं। आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनेक मंचों से आर्थिक विषमता के पिछड़ेपन, अन्याय, शोषण को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सभी घटनाएं जो हैं उपरोक्त सिद्धांत के समकालीन प्रासंगिकता की पुष्टि करती हैं, अर्थात वर्ग संघर्ष की पुष्टि करती हैं। इसे वर्ग संघर्ष न करके संघर्ष भी कहा जाए तो उसकी पुष्टि करती है। नव उदारवाद में वर्तमान दौर से हस्तक्षेप की नीति की वापसी ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि कर उनके शोषण की संभावना की पुष्टि किया है। तो नव उदारवाद वर्तमान समय में राज्य जो है श्रमिकों के शोषण पे हस्तक्षेप की नीति लागू किया है, जिससे जो कंपनियां हैं या पूंजीपति हैं वह श्रमिकों का जो है बहुत तेज से शोषण कर रहे हैं। आज भारत में श्रमिकों की जो छटनी एवं असुरक्षा की समस्या हमेशा बढ़ती जा रही है। भारत में क्या विश्व में वर्तमान समय में श्रमिकों की छटनी और असुरक्षा की भावना या समस्या बढ़ी है। इसके अलावा इसमें तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न है, जिसके हाल ही में गुड़गांव में स्थित होंडा कंपनी ने होने वाले अपने स्वरूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा में सामाजिक नीतियों के समकक्ष समकालीन सामाजिक व्यवस्था के नकारात्मक पक्षों को दूर करने में समाज को एक दिशा एवं अभिप्रेरक या विचारधारा प्रदान की है, जो आज भी क्रियाशील है। उपरोक्त पक्षों एवं विचारों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वह समकालीन समाज में कठोर रूप से अक्षरश भले ही प्रासंगिक न हो, लेकिन समाज में विद्यमान आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय, शोषण, संघर्ष को उजागर करने, दूर करने एवं सामाजिक परिवर्तन की दिशा हेतु एक पद्धति विचारधारात्मक उपकरण के रूप में आज भी प्रासंगिक है या उपयोगी है। शायद कोहेन, हैबरमास, फ्रेडरिक जेम्सन जैसे विचारकों द्वारा इसे संशोधित करके समकालीन समाज के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली अवधारणा है इनकी अलगाव की अवधारणा, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।